नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र उपाध्याय। देश की राजनीति में इस समय ज़बरदस्त उठापटक मची हुई है। हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बन गई है, लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और सरकार के कामकाज के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है वो भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है। तो इस पूरे प्रकरण की समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए। एनडीए की सरकार बन गई। मोदी ने मनमाफिक मंत्रिमंडल का गठन कर लिया। तीसरी बार पीएम बनने का उनका सपना भी पूरा हो गया। लेकिन मोदी जी की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। रिजल्ट आने से पहले एग्जिट पोल पर सवाल उठे। माना गया कि सरकार और मीडिया हाउसेस ने मिलकर देश की जनता के साथ छल किया है, धोखाधड़ी की है। और इसी एग्जिट पोल की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और खुलासा किया था कि शेयर बाजार में 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया गया और इस घोटाले में एग्जिट पोल का बड़ा योगदान था। यहां तक कि मोदी और शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान इंटरव्यू में शेयर मार्केट को प्रमोट किया, लोगों को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की सलाह दी। शेयर घोटाले की आंच अभी कम भी नहीं हुई थी कि नीट एग्जाम घोटाला सामने आ गया और इस मसले पर भी मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई नजर आती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और देश के तमाम परीक्षार्थियों को न्याय की उम्मीद अब है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 18वीं लोकसभा का कार्यकाल मोदी के लिए घोटालों के साए में आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है। और इन चुनावों में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। आप जानते हैं 240 पर सिमट कर रह गई बीजेपी। अपने सहयोगियों के दम पर सरकार का गठन किया। एनडीए की सरकार कहकर सत्ता पर मोदी काबिज हुए, लेकिन बीजेपी का पितृ संगठन आरएसएस लगातार मोदी और बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहा है। अभी 4 दिन पहले मोहन भागवत ने मोदी सरकार और बीजेपी को नसीहत दी थी, आपको याद होगा। और अब इंद्रेश कुमार ने भी बीजेपी को अहंकारी बता दिया है। इधर तो ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो देश को मजबूत करने के लिए जो भी मदद बन पड़ेगी करेंगे, लेकिन मोदी जी कहां मानते हैं। दूसरी तरफ आप जानते हैं दोस्तों कि सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी के कई सांसद इन दिनों इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। उधर एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। राजभर का कहना है कि जनता ने मोदी और योगी को नकार दिया है। अब राजभर के बयान पर मोदी समर्थक यह कह सकते हैं कि राजभर खाली हाथ रह गए, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मगर यह तो सबको पता है कि ओपी राजभर एनडीए के सहयोगी हैं और वो अगर कुछ कह रहे हैं तो इसके मायने हैं। उधर चलिए बिहार, तो बिहार में भी ओम प्रकाश कुशवाहा हैं। कुशवाहा जी भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं और उधर यहां से बिहार से बाहर निकलिए तो महाराष्ट्र पहुंचिए। वहां एकनाथ शिंदे और अजीत गुट कभी भी एनडीए से अलग हो सकता है। ऐसा यहां इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अजीत पवार लगातार अपने चाचा शरद पवार के संपर्क में बने हुए हैं और यह खबर बार बार आ रही है कि अजीत पवार कभी भी पलटी मार सकते हैं। और अब बची खुची ताकत जो है वो वहां पे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पास। लेकिन एकनाथ शिंदे कल ही कह रहे थे कि 400 का नारा जो है ये गलत था और इसके कारण बहुत तकलीफ हुई और खामियाजा उसका भुगतना पड़ा एनडीए को। यह कल आपने सुना। अजित पवार को भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। दूसरी तरफ जो बची खुची ताकत है वो दो प्रमुख दलों से ही नरेंद्र मोदी को मिली हुई है। दो बैसाखी जिसकी बात हमेशा होती रही है। उनमें से एक है नीतीश कुमार, जो कब पलट जाएंगे उसका आकलन लगाना बहुत मुश्किल है। और आज ही खबर आई है कि नीतीश कुमार ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को दिल्ली में बुलाई है। अभी 24 दिसंबर को, जी हां 24 दिसंबर या 29 दिसंबर 2023 को नीतीश कुमार ने अपनी कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, जहां ललन प्रसाद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा था। आप याद कीजिए, काफी चर्चा उसकी हुई थी। लेकिन अब फिर से अमूमन कार्यकारिणी की बैठक सालाना होती है, लेकिन संसद सत्र के बीच में कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के पीछे की क्या रणनीति है,
इसे नीतीश कुमार या उनके जो सहयोगी हैं वही बता सकते हैं। वैसे सूत्रों की माने तो इस कार्यकारिणी में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। अपने संगठन को मजबूत करने पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे दिलवाया जाए इस पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। और यहां अगर बात नहीं मानी जाती है नरेंद्र मोदी और उनके कुनबे से की तरफ से, तो फिर आगे की रणनीति और गतिविधियों पर भी चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर मोदी सरकार शुरुआती दौर से ही घोटालों और सहयोगियों से घिरी हुई है और ऊपर से आरएसएस का दबाव भी साफ दिखाई दे रहा है। आरएसएस में अभी आपने देखा, 2 दिन पहले सुना आपने कि मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा था। ये जरा एक बार फिर से सुन लेते हैं मोहन भागवत को। और इंद्रेश कुमार आज जो कुछ कह रहे हैं उसके भी कई सारे मायने हैं। तो आरएसएस आखिर क्यों अचानक हमलावर हो गया है? क्या इसीलिए क्योंकि जेपी नड्डा ने कह दिया था 2 महीना पहले कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है? 2 महीना पहले भी नहीं, चौथे दौर के चुनाव के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी इतना ज्यादा मजबूत हो गई है कि उसे अब किसी भी बैसाखी या सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन मोहन भागवत क्या कह रहे हैं सुनिए। क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, उसे उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य अनाय च रक्षणाय। लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से कह रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मर्यादा का पालन नहीं हुआ। और इधर इंद्रेश कुमार भी कह रहे हैं कि मर्यादा का पालन नहीं हुआ, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे और फिर क्या हुआ वो सब कुछ सामने है। तो दोस्तों, एक तरफ आप देखिए आरएसएस, दूसरी तरफ आप देखिए तो सहयोगी दल और तीसरी तरफ घोटालों से घिरी हुई मोदी सरकार। कब तक आखिर चलेगी? इसीलिए शायद कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी, कभी भी गिर सकती है मोदी सरकार, एनडीए सरकार। आइए इसी पे आज चर्चा करते हैं कि आखिर आरएसएस ने क्यों खोला है नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा। क्या कभी भी गिर सकती है एनडीए सरकार? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, घोटालों से लेकर आरएसएस तक, सहयोगियों तक, चारों तरफ से अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी फ्लोर टेस्ट बाकी है, संसद में कौन अध्यक्ष बनेगा ये बाकी है। उससे पहले ये जो आंच है अलग अलग ढंग के, ये कितने जलाएंगे
कितना ज्यादा यहां परेशानी होगी, क्या कुछ दिखाई देता है आपको? और जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं उसमें कितना दम है? जी हाँ राजीव जी, आज तक मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जिसका शपथ लेने से पहले घोटाला उजागर हो जाए, शपथ लेने के बाद घोटाला उजागर हो जाए, हाउस शुरू होने से पहले घोटाला उजागर हो जाए। सरकार चलती है 1.5 साल, उसके बाद घोटालों की खबरें आना शुरू होती है। इन मोदी जी की सरकार में एक तो ये कि घोटालों की एक मोटी गठरी लेकर ये आए हैं पहले से ही। इसमें सबसे बड़ा घोटाला जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है, पीएम केयर्स फंड का घोटाला है, अडानी से रिलेटेड तमाम सारे घोटाले हैं। उसके बाद अब आप देखिए कि जिस दिन सरकार बन रही है, यानी चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, उस दिन एक घोटाला हो रहा है, शेयर मार्केट का घोटाला एग्जिट पोल के जरिए, और लाखों करोड़ का वारा न्यारा हो गया। कितने जो छोटे और मंझोले इन्वेस्टर्स हैं उनको घाटा हो गया, और बहुत सोचे समझे तरीके से ये पूरा अंजाम दिया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए, जेपीसी की डिमांड की है राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने जी। इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला है और शर्मसार करने वाला घोटाला है। तो इस घोटाले के बैकग्राउंड में मोदी जी की शपथ होती है, और उसके बाद अब देखिए कि नीट का घोटाला सामने आ रहा है। कितना बड़ा घोटाला। कभी आपने सोचा, एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, देखा होगा सबने कि किस तरीके से वो एक गुंडा जो है वो इम्तिहान देकर मेडिकल का डॉक्टर बन जाता है जी। वैसे ही जो है वो NTA एग्जाम करा रही है। कभी सोचा आपने कि किसी एग्जाम में 67 बच्चे 100% मार्क ले आए, 100% मार्क्स, और उन 100% मार्क्स में 67 में 50 वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया टाइम बढ़ाने का और एक गलत क्वेश्चन का डिस्प्यूट का, गलत आंसर के डिस्प्यूट का। ये कौन लोग थे जिनको ग्रेस मार्क दिए गए? ये कौन लोग थे जिनको जो है वो ये रास्ता दिखाया गया? लोग 1,500-2,2 हजार किलोमीटर दूर उन्होंने अपने सेंटर बनाए। ये सेंटर किनके थे? ये क्यों उस सेंटर्स में गए नीट का एग्जाम देने? ये इतनी बड़ा एग्जाम जो कि देश के डॉक्टर बनाता है, मेडिकल की पढ़ाई होती है जिसको कि भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर को, उसमें इतना बड़ा घोटाला। और इसमें अब नीट NTA आके कह रहा कि जी कोई घोटाला नहीं हुआ। घोटाला नहीं हुआ तो बिहार में लोग गिरफ्तार क्यों हुए? गुजरात में पेपर कैसे बिक रहे थे और उसमें बीजेपी का से जुड़ा हुआ व्यक्ति कैसे गिरफ्तार हो गया? वो क्या कर रहा था? तो ये बहुत बड़ा घोटाला है राजीव जी। 41 पेपर लीक हुए 5 साल में। ये पूरा पेपर लीक इंडस्ट्री चल रही है, और ये पूरा कोचिंग माफिया और एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसियों के बीच में एक साठगांठ है। और इसीलिए देखिए कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसके बारे में सुझाव दिए गए थे, लेकिन लोगों ने अपने दूसरी सरकार को बहुमत तो नहीं दिया, लेकिन वोट इतने वोट नहीं दिए कांग्रेस की सरकार को कि वो सब इम्प्लीमेंट हो पाता। मतलब कहने का ये कि करोड़ों लाखों 23 लाख से ऊपर तो ये नीट एग्जाम के बच्चे हैं जिनका भविष्य खतरे में। और ये एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए। अगर उसमें फेयरनेस नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सोल्यूशन दिया बहुत आंशिक है, वो सब बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। कोई ऐसा पिछले 2 साल में 3 साल में रिकॉर्ड देख ले कोई एग्जाम का, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आए। 67 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए जी। ये कैसे संभव हो गया? तो ये सवाल ये कि कोई एक नई दिशा मोदी जी तलाशते हैं कि ये कौन सा एरिया है जहां पे कुछ किया जा सकता है। और पूरे सुनियोजित ढंग से ये घोटाला चल रहा है, और
उससे बड़ा घोटाला इसमें एक और घोटाला है। घोटाला ये कि एग्जाम के रिजल्ट 4 जून को किए गए, बाद में आने थे, उसको पीछे किया गया डेडलाइन एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर करने की, ताकि 4 जून को एग्जाम का रिजल्ट आए। उसके बाद वो इलेक्शन की आपाधापी में की खबरों में ये घोटाला छिप जाए, छिप नहीं पाया जी। एक बड़ी तब्दीली राजीव जी ये हुई है इस वक्त कि देखिए, जो तथाकथित हिंदुत्व है या नफरत की राजनीति है, उसका इस्तेमाल लोगों की लोकतांत्रिक आवाज दबाने के लिए हो रहा था। चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पत्रकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, महिलाएं हो, कोई भी अपना अधिकार जो है वो जताएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, सोशल मीडिया पर लिखेगा, अपने लिए न्याय मांगने के लिए कोशिश करेगा, उसको देश का दुश्मन बना दो, उसके खिलाफ नफरत की राजनीति शुरू कर दो, उसके खिलाफ आईटी सेल के ट्रोल लगा दो, और ये पूरी नफरत की राजनीति को ढककर, नफरत की राजनीति से ढककर डिसेंट को दबाने का काम हो रहा था कि किसी तरीके से लोग न्याय ना मांगे। लोगों ने इस बात को एक्सपोज कर दिया है, और अब आप देखिएगा कि शुरुआत पार्लियामेंट से होगी, पार्लियामेंट में हंगामे होंगे, इसमें सड़कों पे भी होंगे। ये स्टूडेंट ऑलरेडी सड़कों पे हैं। अब लोगों को समझ में आ गया है कि नफरत की राजनीति का इस्तेमाल उनकी आवाज को दबाने के लिए हो रहा था। और अब आप देखिएगा कि रोज नरेंद्र मोदी सरकार से संसद में, विधानसभाओं में या जवाब मांगा जाएगा। दूसरी एक और बात कि जो आपने कहा, ओपी राजभर का एग्जाम्पल दिया, महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, वहाँ की सरकार अस्थिर हो सकती है, बहुत सारे एमएलए जो है अब कैबिनेट बर्थ मांग रहे हैं, शिंदे को चिट्ठियां लिख रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं, वहाँ की सरकार के ऊपर भी तलवार लटक गई है। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स जो आरएसएस की थी, ये डिपेंड करती थी, किसी भी कंस्टिट्यूंसी का डेटा निकाल के आप देख लें, ये डिपेंड करती थी मुस्लिम वोट पर। याद कीजिए मायावती जी का बयान, अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में होती तो उनको कुछ सीटें आती, वो जीरो नहीं होती। प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से अलग हुए और गायब हो गए। कुल मिला के 12 या 13 लाख वोट मिले उनकी पूरी पार्टी को जी। तो मुस्लिम वोट के साथ मिलकर ही सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति चल रही थी। लोग अब समझ गए, लोगों, मतदाताओं में चेतना आ गई कि अपनी मंत्रिपरिषद, अपनी मंत्रिमंडल, अपने ठेके, अपने लोगों को काम के लिए ये रूलिंग पार्टी से, खासकर बीजेपी से साठगांठ करने के लिए ये वोट लेते हैं हमारा, उसके बाद ये बार्गेन करते हैं। ये ठेकेदारी हो गई है बंद। अब सोशल इंजीनियरिंग की दुकानें जो बीजेपी के साथ चलती थी, वो अब थोड़ा उसमें प्रभावित होंगी। अब वो एक, जिसको कहें कि वो एक बैड पॉलिटिक्स गिनी जाएगी कि अगर आप सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है तो आपको सारे वोट नहीं मिलेंगे। तो अब सोशल इंजीनियरिंग की पार्टियां बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति करने में, सरकारें बनाने में अगर करेंगी तो उनको पनिश किया जाएगा, चाहे वो ए टीम हो चाहे वो बी टीम हो। हमने देख लिया तेलंगाना में, हमने देख लिया और जगह पे भी कि बी टीम को लोगों ने, आंध्रा में बी टीम को लोगों ने पसंद नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। उड़ीसा में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये राजनीति अब खत्म हो रही, ये अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, ये राजनीति है और इस राजनीति में और सबसे ज्यादा यहां समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अभी फ्लोर टेस्ट पे भी नहीं जा पाई है। अभी राष्ट्रपति का दोनों सदनों के बीच अभिभाषण जो होता है नई सरकार के लिए, वो नहीं हुआ है। संसद का सत्र की शुरुआत नहीं हुई है और उससे पहले ही ये सरकार घोटालों में घिरी हुई है। ये सरकार अपने सहयोगियों
के सामने घिरी हुई है और ये सरकार अपनी जो पितृ संस्था है आरएसएस उसके सामने भी घिरी हुई है। ये घिरी हुई सरकार आखिर कितने दिनों तक चलेगी? और उसमें अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? जरा सुनील शुक्ला जी, आपसे भी समझना चाहता हूं इस प्रश्न का जवाब। धन्यवाद राजीव जी। एक तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि आरएसएस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। यह दोनों एक साथ मिले हुए हैं और आरएसएस बीजेपी से खिलाफ नहीं जा सकती। आरएसएस ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीतिक विफलता मिली है उसमें इसका कोई योगदान नहीं है, यानी कि आरएसएस की जो जन स्वीकृति है वह अवधारणा प्रभावित न हो, इस कारण से इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस के खिलाफ हो जाएगी। आरएसएस को इस सरकार के रहने से क्या नहीं मिल रहा है? आरएसएस को इस सरकार की मौजूदगी से अपने विस्तार में किस तरह की मदद नहीं मिल रही है? इस सरकार के कारण उसके अपने लोगों को, अपने कैडर के लोगों को विभिन्न जगहों स्थापित करने में किस तरह की मदद नहीं मिल रही है? तो आखिर आरएसएस इस सरकार को दोबारा बहाल कराने में जी जान की कोशिश क्यों नहीं करेगा? सवाल केवल यह है, ये कोई तर्क नहीं है, यह केवल यह है कि आरएसएस के तमाम कोशिशों के बावजूद जनता ने खारिज कर दिया। आरएसएस के तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर पूर्व के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति नहीं बढ़ पा रही है। आरएसएस के तमाम मेहनत के बावजूद और सबसे ज्यादा शाखाएं लगाने के बावजूद केरल में इसकी दाल नहीं गल पा रही है। एक सदस्य जो जीत करके आए हैं उनकी व्यक्तिगत जीत है। वो गोपी साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं जीते हैं, वो मलयाली फिल्मों के अभिनेता के रूप में उन्होंने जीत दर्ज की है, वो भी नहीं है। तो आरएसएस क्यों खिलाफ हो जाएगा? यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी या अपने कैडर या आम लोगों को जो आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं है उनके बीच में यह संदेश देने की कोशिश है कि आरएसएस की निष्क्रियता के कारण ये स्थिति बन गई है। उस जिम्मेदारी से, उसकी सहभागिता से दूर हटने की कोशिश है जो असफलता बीजेपी को लगी है। क्या ये आज पता चला है इंद्रेश कुमार जी को कि अहंकार हो गया इस सरकार में? ये 2014 से नहीं पता चल पा रहा है? 2019 में इसकी जानकारी नहीं थी जी। क्या मणिपुर की घटना की जानकारी आज हुई है? मणिपुर की घटना घटी है वो कल हुई है? क्या ये लोगों के सामने तथ्य नहीं है कि आज इस विषय में बोल रहे हैं आप? यह केवल एक अलग तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विफलताएं हैं, उससे आरएसएस से कोई मतलब नहीं है, जबकि इन विफलताओं में आरएसएस भी शामिल है। ये जो बातें कही जा रही हैं वो केवल एक आरएसएस को बचाने की कोशिश है और इन विफलताओं के साथ आरएसएस को न जोड़ा जाए इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सरकार का जो कार्यकाल कितने दिनों का होगा उसमें इस आरएसएस के मोर्चेबंदी का कोई मतलब नहीं है। आरएसएस का काम इस सरकार को बचाना है, बीजेपी सरकार को सत्ता में लाना है। क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो आरएसएस के एजेंडे को लागू करेगी। कौन सी नई बात आपने संकरा जिसकी जानकारी पूरे देश को नहीं थी? इस सरकार की जो अन्य विसंगतियां हैं, बस उन विसंगतियों में जो दोनों सहयोगी दल हैं, प्रमुख सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू, इन दोनों की सोच, रीत, नीति, कार्यक्रम, वैचारिकी सब बीजेपी से अलग है। इस कारण से समस्या है कि और जो बीजेपी का रवैया है वह बहुत लचीला रवैया नहीं है। वो अपने एजेंडे से हटना नहीं चाहती। अपने एजेंडे से हटने का दुष्परिणाम भी उसको यह है कि जो उसके कट्टर समर्थक हैं उनमें निराशा पैदा होगी कि अगर आप हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, अगर आप यूसीसी की बात नहीं करेंगे, अगर आप माइनॉरिटीज के खिलाफ बात नहीं करेंगे तो आपका प्रतिबद्ध मतदाता या जो आपका कोर मतदाता है वो भी आपसे चला जाएगा। टीडीपी सरेआम कर रही है। भाई मोदी जी ने तो सरेआम कहा था ना कि इंडिया दल समूह लिख करके दे कि वह मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। ये तो इंडिया दल समूह से उन्होंने मांगा था और एक दल जो लिख करके दे रहा है कि हम उनको देंगे, उनसे अपनी दूरी तो नहीं बना लिया उन्होंने जी। टीडीपी उनका सहयोगी बना हुआ है। तो टीडीपी का एजेंडा और उसकी बार्गेनिंग, टीडीपी का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उसकी मांग
और बिहार में बिहार विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की जेडीयू की का दबाव, ये दोनों ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए चुनौती है। इन दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का रवैया बहुत ही सहयोगात्मक नहीं हो सकता, उसको यह दोनों मांगे स्वीकार करने में बहुत दिक्कत है। अगर वो जेडीयू की इस बात को स्वीकार करती है कि बिहार में विधानसभा भंग हो, चुनाव हो जाए, तो उसमें अपना राजनीतिक पराजय मानती है और यह मान के हो जाएगा कि वह जेडीयू की ताकत के सामने उसको हमेशा एक दबाव में रहना होगा। और अगर लोकसभा अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर लेती है टीडीपी की, तो जो सरकार की मनमानी है वो नहीं चल पाई, जो अब तक पिछले 2 कार्यकालों में चलती रही है। जी। एक नेता के रूप में के रूप में मोदी जी का जो एकदम से होती थी वो नहीं होने पाएगा, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है इन चीजों में। ये दोनों स्थितियां ऐसी हैं जो इस सरकार के कार्यकाल को लेकर के चुनौती पर है, राजनीतिक चुनौती है। टीडीपी अपने इस मुद्दे से हट नहीं सकती। टीडीपी 12 सदस्य लेकर के उसने अपना दो कार्यकालों में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अपने विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष बनवाया था। अब तो 16 उनके पास है, ज्यादा ताकत है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को आगे बढ़ने के लिए टीडीपी की जरूरत है, टीडीपी को बीजेपी की जरूरत नहीं है कहीं भी। जिन मांगों को लेकर के टीडीपी बीजेपी के साथ है वो सभी मांगे पूरी करेगी इंडिया दल समूह। उनको अतिरिक्त आर्थिक सहायता चाहिए, बिल्कुल हाथ खोल के देंगे लोग, क्यों नहीं देंगे। विशेष सहायता, विशेष दर्जा देने की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो आर्थिक सहूलियतें चाहिए आंध्र प्रदेश सरकार को, मुझे नहीं लगता कि इंडिया दल समूह में कोई दिक्कत आएगी। तो उन सभी चीजों को करने के, और जो सोच उनकी है अल्पसंख्यकों के प्रति, जो टीडीपी की सोच है वो इंडिया दल समूह को भी सूट करता है। सामाजिक सशक्तिकरण की जो सोच टीडीपी की है वो इंडिया दल समूह को भी सूट करती है, वो तो बीजेपी को सूट नहीं करती। तो वह जो बार्गेनिंग के मुद्दे हैं वह इंडिया दल समूह के पक्ष में जाते हैं। और वही स्थिति बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के भी है। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के निश्चित रूप से आरजेडी का रवैया शुरू में यह था कि वो भी तत्काल चुनाव नहीं कराना चाहते, वो बाद में चुनाव कराएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को शिथिल कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर इस बिना पर यह गठबंधन बना रह सकता है, अगर नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के साथ बने रह सकते हैं तो चुनाव ही करा लिया जाए। तो ये जो 2 प्रमुख जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो इस सरकार के कार्यकाल के सामने बड़ी चुनौती है। और इन राजनीतिक मुद्दों के साथ बीजेपी का रवैया क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आरएसएस से कोई चुनौती है बीजेपी को, यही सरकार को या मोदी जी को, यह मेरा मानना है कि यह निष्कर्ष निकालना आरएसएस के और बीजेपी के उस नैरेटिव में फंसना है जिसको बनाना चाहते हैं। वह यह बनाना चाहते हैं कि बीजेपी की जो भी राजनीतिक विफलता है उसमें आरएसएस से कोई लेना लाभना नहीं है। और बीजेपी को कौन सा ऐसा नेता हुआ है इस बीजेपी की पार्टी में, बीजेपी में, जो बीजेपी से अलग हुआ हो और आरएसएस उसके पीछे खड़ा हो गया हो। चाहे उमा भारती जी रही हो, पक्की स्वयंसेवक रही है, वो कल्याण सिंह जी रहे हो, बहुत प्रतापी नेता रहे, हमारे सामने 2 उदाहरण है। उसके पीछे और चले जाइए, बलराज मधोक साहब रहे हैं, उनके साथ कौन खड़ा हो गया। ये संघ के लोगों का, जब तक आप बीजेपी में हैं आप उनके लिए आदरणीय है, स्वागत योग्य है, समर्थन योग्य है। जिस दिन आप उससे अलग होते हैं, पार्टी से अलग होते हैं, तो क्या संघ ने किसी को स्वीकार किया है क्या? संघ ने क्यों नहीं स्वीकार किया? उमा भारती जी ने कौन सा ऐसा गड़बड़ कर दिया था कि संघ उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था? उनके पीछे खड़ा होता कि नहीं ये नहीं चलेगा। क्या स्थिति बन गई कि नई पार्टी के बनाने के बावजूद भी क्या मध्य प्रदेश की जनता के बीच में उनकी स्वीकृति रह गई उमा जी की? क्या यह तथ्य नहीं है कि मध्य प्रदेश में गैर कांग्रेस की राजनीति करने का, सफलतापूर्वक राजनीति करने का श्रेय उमा भारती को जाता है? 1998 में सत्ता मिलाने वाली वही है, जब मैं बीजेपी से अलग होंगे, संघ ने भी उनको खारिज कर दिया। तो मेरा अपना मानना यह है कि सरकार के सामने टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खड़े किए जा रहे राजनीतिक मुद्दे इस सरकार के कार्यकाल के लिए चुनौती है, आरएसएस वो चुनौती नहीं है। जी 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 बिल्कुल, आरएसएस चुनौती नहीं है और यह समझना है। इसीलिए इस सवाल को हम यहां रख भी रहे हैं क्योंकि आरएसएस का जिक्र बार बार आ रहा है, चाहे वो मोहन भागवत हो या इंद्रेश कुमार हो। इन लोगों के बयान क्या कहते हैं और क्या सचमुच इन लोगों ने मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है, हल्ला बोला है या कुछ है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और इसीलिए कई सारे साथी सोचते हैं कि हम भी आरएसएस की बात। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा।
बात यहां कर रहे हैं, लेकिन सुनील शुक्ला जी जो बात कह रहे थे, इस बात को समझने की जरूरत है और यही बात हम यहां इस मंच से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आरएसएस क्या खेल खेल रहा है, इसको समझिए। और इसको अगर यहां नहीं उठाएंगे तो फिर आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इसलिए यहां जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ किन किन मोर्चों पर घिरी हुई यह सरकार, क्या घोटालों की बात करते हुए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नरेंद्र मोदी के पांव जो हैं खुद भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गए हैं, यह समझना होगा। और यह भी समझना होगा कि इस बार की सरकार उनकी सहयोगियों के साथ वाली सरकार है, लेकिन सहयोगी क्या है और सहयोगियों को भी यहां थोड़ा सा एक्सपोज करने की जरूरत है। एक्सपोज करने की जरूरत नीतीश कुमार को भी है और एक्सपोज करने की जरूरत चंद्रबाबू नायडू को भी है। ये दोनों जिनके सहारे ये सरकार बनी है, इनको एक्सपोज क्यों ना किया जाए, इनके अंदर क्या चल रहा है और इन लोगों ने कौन सी सरकार बनाई है, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। अनिल सिन्हा साहब, जरा मैं चाहता हूं कि इन दोनों को जरा सा इनकी रणनीतियों, राजनीति और उसका देश पर और इस 18वीं लोकसभा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको जरा सा आप सबके सामने लाइए। देखिए क्या है ये नीतीश कुमार के बारे में और चंद्रबाबू नायडू, जब मैंडेट आया, आप जरा क्रोनोलॉजी समझिए कि जब मैंडेट आया और वो उस पृष्ठभूमि में आया जबकि पूरा गोदी मीडिया ने चला दिया था, 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ उसमें, क्या कहते हैं शेयर मार्केट में, उस पृष्ठभूमि में जब वो मैंडेट लूज किया तो ये किसी भी मतलब समझदार और जो जिसको कहिए कि लोकतंत्र का में विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए लाजिमी था कि वो जो है वो इस सरकार के बारे में एक हाथ कम से कम दूरी दिखाता। लेकिन वो पहले से ही, जैसे ही उसके पहले से, जबकि आपको आ गया, जब आया था आपको याद होगा कि चुनाव के मतलब मैं इसके रिजल्ट आने के पहले वो मोदी जी मिलने गए थे उनसे और वो अपना मतलब भरोसा जता करके आ गए थे। तो ये जो है बहुत मतलब कि समझिए कि उनका एक जिसको लोकतंत्र और जन विरोधी चेहरा था जो सामने आ गया। दोनों ने मिलकर और जिस तरह से उनकी वकालत मतलब उनको बधाई दी, जिस तरह से उनको वहाँ मतलब गद्दी पर बिठाने का इंतजाम किया, मैं सहयोग किया। देखिए उनको ये दिक्कत थी बीजेपी के अंदर, उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं की और ये चर्चा चल रही थी कि आरएसएस ने कहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो करके ही जो है चुनाव हो, मतलब उसमें मतलब मतदान किया जाए या जो भी हो एक मीटिंग, लेकिन उन्होंने नहीं की। और उनको एनडीए से एक समझिए कि उन्होंने जो संसदीय प्रणाली या परंपरा है उसके खिलाफ काम किया है, उसमें ये सहभागी बने और अपना पांव छूने वगैरह का जो है तो मतलब हमको लग रहा है कि बहुत गिरी हुई राजनीति का हिस्सा बने वो। एक तो पहली बात ये है। दूसरा रणनीति जो उनका है, दोनों के लिए ये बात लागू है। पहले मुझको लग रहा था क्या कि चंद्रबाबू नायडू शायद इस इंतजार कर रहे हो क्या कि उनका शपथ ग्रहण हो जाए, क्योंकि उनको ये भी होगा कि वहाँ राज्यपाल उनका है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ये अपना दिखाया भरोसा और बाद में कुछ करेंगे। लेकिन अब मेरा मानना ये है कि ये दोनों सज्जन उनको 5 साल पूरा करने की कोशिश में उनकी मदद करेंगे, जो कि मुश्किल है। मतलब वो गिरेगी सरकार अपनी वजहों से, लेकिन ये दूसरा है क्या कि दोनों का डील जो मुझको लग रहा है वो हुआ है कि स्पेशल स्टेटस क्या है, ज्यादा पैसा मतलब क्या है कि ज्यादा कमीशन। देखिए हम लोगों को क्या है कि हम लोग भी जो है साफ बात करने से हिचकते हैं। क्यों ज्यादा पैसा चाहिए? ये स्टेट जिस तरह से 20 साल से चला रहे हैं ये नीतीश कुमार, उस स्टेट की क्या हालत बनी है वो आप सब देख रहे हैं। और क्या मतलब वहाँ का पर कैपिटा इनकम है, गरीबी कैसी है, लोग पलायन कितना चल रहा है, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है। तो ये ऐसा एक एकदम मिस गवर्न स्टेट जिसको कहता है, और जिसके जहाँ के नौजवान अपने राज्य में अपना भविष्य नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि कहीं बाहर जाना होगा पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, जीवन के लिए, आजीविका के लिए, छोटा छोटा काम के लिए वो कश्मीर, नागालैंड कहाँ जाता है, बाहर चला जाता है। कहीं भी मरने की कोई खबर आती है तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि बिहार का कोई आदमी तो नहीं है इस लिस्ट में, क्योंकि वो जो है
कहीं मजदूरी कर रहा होगा, कहीं ये कर रहा होगा। तो वो राज्य बनाया उन्होंने। अब ये पैसा इसलिए चाहिए कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के पैसे, पंपिंग ऑफ मनी जो है वो पंप करना है। आपने जानते हैं कि कितना खर्च ये इलेक्शंस में करते हैं। तो जो इलेक्शन अगले साल का आने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है। जेडीयू कहीं नहीं जाएगा, उनके साथ रहेगा। और ये जो घोटाला जो आप बोल रहे हैं, इन सारे घोटालों में उनका सहयोग करेगा, ये आप जान लीजिए। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे हैं। वो चाहते हैं वापस आना, वापस आकर के जो बची हुई कसर है भ्रष्टाचार का, उसको निभाना चाहते हैं। वो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप तो है ही, कॉर्पोरेट के आदमी है। तो एक तो है कि कॉर्पोरेट कॉन्सेंसस, और दूसरा है क्या कि अपनी जेब भरो, अपने लोगों को दो। तो ये दोनों मिलकर ये सरकार को में मदद करेंगे। ये दोनों का चेहरा लोगों को जान लेना चाहिए। इनसे कोई लोकतंत्र की उम्मीद नहीं है। सरकार गिरेगी तो इसकी वजह से कि नीट जैसे घोटाले होंगे, लोग रोड पर आएंगे, ये महंगाई इतनी बढ़ेगी, बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी, और नरेंद्र मोदी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आपको वृक्षासन और तड़ासन का ये दिया जाएगा, क्या कहते हैं, AI जनरेटेड इमेजेस से आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप जो है ये सब आसन करके अपना जो है क्रोध शांत कर सकते हैं। और दूसरा, डैमेज कंट्रोल जो है करेगा ये आपका RSS ये नहीं बोल रहा है कि बोल रहा अहंकार से। अहंकार से कोई हारा है क्या? हारता है ये से कि नफरत फैलाया, इसीलिए वो उसको अस्वीकार किया। अयोध्या में वो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इसके लिए उसको नकारा है सर। ये इससे पर्दा हटाने के लिए RSS जो है ये नई नैरेटिव ला रहा है कि अहंकारी हो गए। लेकिन नीचे, और वो आपने जो क्लिप दिखाया उसमें एक बात करना जरूरी है कि वो कह रहे हैं किसको, कि मर्यादा पालन करने के लिए। वो विपक्ष के साथ कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं क्या कि बीजेपी के लिए। वो सारा मिथ्या जो कह रहे हैं कि झूठी और ये सब इस्तेमाल हुआ टेक्नोलॉजी का, वो इसका है। दूसरे लेख में आपको मिल जाएगा कि किस पर वो आरोप, वो विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि मर्यादा का हनन हुआ। जी बिल्कुल, विपक्ष को। लेकिन विपक्ष, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप भी कह रहे थे और सुनील शुक्ला जी और प्रशांत जी भी कह रहे थे कि जो घोटाले हैं और अपने ही जो कर्म हैं, उन कर्मों के उसमें फेर में फंसेंगे और वो दिखाई भी देगा आने वाले समय में। इस चुनाव के दौरान हमने देखा कि युवाओं की शक्ति जो है वो कितना विपक्ष के साथ दिखाई दी। और नीट की बात हो या किसी भी एग्जाम की बात हो, लेकिन पेपर लीक, एग्जाम लीक और ऐसी चीजें, उसमें अग्निवीर और इसके साथ साथ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, इन सब बातों को अगर और थोड़ा सा गौर से देखिए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में नरेंद्र मोदी या एनडीए की सरकार और घिरती हुई दिखाई देती है। क्या कुछ कहेंगे संजय कुमार सिंह साहब? लेकिन इन सब के बीच थोड़ा सा वही जो बात, जिस सवाल के साथ आया था मैं अनिल सिन्हा जी के पास में, अगर सहयोगी दल के सहारे बीजेपी सत्ता पर है तो सहयोगी दल क्या है, वो भी, उनको भी यहां पर उनकी समीक्षा भी होना जरूरी है। सहयोगी दल में नीतीश कुमार अगर वहां छोड़ करके इंडिया में चले आते हैं, सपोज 2 पल के लिए चंद्रबाबू नायडू इंडिया में चले आते हैं, तो क्या इनके साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को सरकार बना लेनी चाहिए? क्या लगता है संजय जी? इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के साथ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो बहुत ही सैद्धांतिक मामला है और मैं उस पे कहूंगा कि वो सैद्धांतिक मामला है तो वो लोग तय करें। लेकिन इनको समर्थन क्यों देना चाहिए वो तो दिखाई दे रहा है, वो तो पब्लिक इशू है कि नीतीश कुमार बीजेपी को क्यों सपोर्ट करें। जिस बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान ने नकार दिया, बीजेपी कहिए या नरेंद्र मोदी कहिए, जिसका इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा अकेले पर्याप्त है उनके भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए, उस बीजेपी को नीतीश कुमार अगर सपोर्ट नहीं करते तो वो जानते थे कि सरकार शक्ति, और ये बहुत जरूरी था, देश हित में जरूरी था कि मोदी जी की सरकार नहीं बनती, बीजेपी भले किसी और का सरकार बना लेती। तो इनको अपनी तरफ से ये कोशिश तो करनी ही चाहिए थी कि बीजेपी की सरकार ना बने, नरेंद्र मोदी की सरकार ना बने। तो इनसे ये बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड था कि वो कम से कम ऐसा करते हुए दिखते। करते या नहीं करते वो तो बात की बात थी, कभी दिखते कि हम नरेंद्र मोदी को या इस जनादेश में
आपको ऐसा सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप ही की सरकार बन जाए, क्योंकि जनादेश आपके खिलाफ है। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट था और नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो अपना स्टैंड, अपनी सोच, अपनी राजनीति क्लियर करते। आपको याद होगा कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि मैं बीजेपी के समर्थन से सरकार नहीं चलाऊंगा और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था वगैरह वगैरह। तो उस समय उन्होंने जो स्टैंड लिया था उसी के कारण वो पीएम मटेरियल कहलाए गए और नरेंद्र मोदी ने उनको बाकायदा डैमेज किया और इस हाल में पहुंचा दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग समझ रहे हैं और नीतीश नहीं समझ रहे होंगे, तो नीतीश भी ये समझ रहे हैं और उसके बाद भी वो एनडीए का साथ दे रहे हैं या नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं। तो या तो वो वैसे ही हैं या किसी बुरी तरह सीबीआई ईडी के जाल में फंसे हुए हैं। तो जो भी है उनको मदद करने का तो कोई कारण ही नहीं था और विरोध करते हुए दिखना तो चाहिए ही था, सरकार बन जाती। वो इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देते, ये तो कह ही सकते थे कि मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं करूंगा और नहीं कर सकते थे कि भाई जब तक उनकी पूछ नहीं थी, पिछले 10 साल से अगर एनडीए की पूछ नहीं थी, पूछ होने का कोई मतलब नहीं था। वो कम से कम उसी समय बार्गेन तो कर सकते थे, कुछ तो कर सकते थे, कुछ विरोध तो कर सकते थे, बोल तो सकते थे, आवाज तो उठा सकते थे, स्टैंड तो ले सकते थे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अब बिहार के लिए पैकेज का कोई मतलब नहीं है। जब नरेंद्र मोदी की 60 करोड़ कर दूं, 70 करोड़ दूं और इस तरह से करते करते वो 1,25,000 करोड़ तक गए थे और उसके बाद नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहे, अपोजिशन में रहे, दोनों की तरफ से उनको नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री से मांग करनी चाहिए थी कि जो आपने कहा है वो दे दीजिए। वो उन्होंने नहीं कहा लगभग 10 साल। तो जब लगभग 10 साल सरकार में बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए और ओपोजिशन में भी रहकर अगर उन्होंने पैकेज नहीं मांगा, जो नरेंद्र मोदी ऐसे लुटा रहे थे कि जैसे घर से दे रहे हैं और जेब में पड़ा हुआ है और पॉकेट में से निकाल के देना है, वो तो वैसे बात कर रहे थे। उस समय अगर उन्होंने नहीं मांगा तो अब वो क्या मांग रहे हैं और अब वो क्या देंगे? अब तो सब लोग मांगेंगे उनसे, अब तो तेलुगु देशम भी मांगेगा। तो जब उनको मांगना चाहिए था बिहार के लिए तब उन्होंने मांगा नहीं। जब उनको जरूरत होती, जब वो लेते तो शायद लगता कि हाँ बीजेपी को वो सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं या कुछ उनको फायदा है या बिहार को कुछ फायदा है, तो उन्होंने नहीं लिया। अब अगर वो इसकी बात कर रहे हैं तो सिर्फ फेस सेविंग और कुछ नहीं है। अगर वो मिल भी जाएगा तो जैसा अनिल जी ने कहा उसको बंदरबाट में खर्च हो जाएगा, वो तो कुछ नहीं होगा। अगर उस समय लेते तो लेना अचीवमेंट होता, अब तो मांगना ही है कि आपको खाने कमाने के लिए चाहिए। तो दोनों में बहुत फर्क है और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं। नीतीश कुमार खुलकर नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर नहीं करते तो उनका एक स्टैंड क्लियर होता कि वो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी की राजनीति के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन अब उन्होंने तो कर दिया कि उनके लिए सब कोई इशू ही नहीं है, उन्होंने साबित कर दिया है, तो इनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो एक तीसरा मामला ये है कि अगर पूरे एनसीआर में बीजेपी जीत जाती है या बीजेपी को सपोर्ट मिलता है तो हम ये भी देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पढ़े लिखे मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास के लिए नरेंद्र मोदी इशू ही नहीं है, उनका भ्रष्टाचार इशू ही नहीं है। नहीं, एनसीआर की क्या बात कर रहे हैं आप? पूरे मध्य प्रदेश में जीत जाती है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीटें हारती है, बाकी जीत जाती है। उधर गुजरात में लगातार जीत रही है, इस बार भी 26 में से 25 सीटें जीत गई। सिर्फ एनसीआर नहीं, देखिए कुछ अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्यों की राजनीति वो अलग है, उसको छोड़ दीजिए, उस पर बात करेंगे बाद में। संजय जी आऊंगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अमलेंदु जी, क्या यहाँ पर ये आपको दिखाई देता है कि जो ये दोनों बैसाखी कह लें या दोनों सहयोगी दल कह लें, इनके अलावा भी चाहे वो एकनाथ शिंदे हों या अजित पवार हों, इन तीनों को मिला के कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 36 सीटें होती हैं, इन लोगों को एक्सपोज क्यों नहीं करना चाहिए? इनकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? आज क्यों ऐसा ये सोचा जाना चाहिए कि ये जो हैं ये अगर उसको छोड़ करके, उस गठबंधन को, एनडीए को छोड़ के इधर आ जाएं तो इधर बल्ले बल्ले है? क्यों इनको लेकर इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की सोचनी चाहिए? ये इस पे बात होनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि खुले दिल से इस पे बात करनी चाहिए कि कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि गिर जाएगी कभी भी सरकार, लेकिन गिर जाएगी तो क्या आप इन सबको लेके, साथ लेके बना लेंगे? सवाल तो उठता है। अमलेंदु जी, मुझे लगता है राजीव जी, इनको सबको लेकर के अगर ये आ भी जाए, खुद भी आपके आ गए, तब भी इनके साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए।
क्योंकि इनको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। देखिए राजीव जी, बीजेपी की आज जो स्थिति है, वो बीजेपी जो यहां तक पहुंची है उसमें इन सहयोगी दलों का ही हाथ है। अगर नीतीश कुमार का साथ बीजेपी को बिहार में नहीं होता तो बीजेपी निर्वाचन सन्नाटा होती बिहार में। तो बीजेपी बिहार में जो आई है उसमें नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है, बिना उनके योगदान के नहीं आ गई है। अगर नीतीश कुमार इधर होते, आरजेडी के साथ होते, तो बिहार में 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन की होती, बीजेपी के पास कुछ नहीं होता। तो नीतीश कुमार की जो पाप है उनको माफ नहीं किया जा सकता, मुझे ऐसा लगता है कि माफ किया भी नहीं जाना चाहिए। अगर नीतीश कुमार को वहां दुत्कारा जा रहा है और नीतीश कुमार के काम नहीं बन रहे हैं और बीजेपी अगर उनको ब्लैकमेल कर रही है और नीतीश कुमार अब उस ब्लैकमेलिंग से भाग करके इधर आते हैं, तो ये नीतीश कुमार की अपनी मजबूरी है, कोई किसी सदा शैता में नहीं आएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अगर आते हैं तो नीतीश कुमार अपने को बचाने के लिए आएंगे, अपनी पार्टी बचाने के लिए आएंगे, अपनी राजनीति बचाने के लिए आएंगे। वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए नहीं आएंगे नीतीश कुमार, या कोई भी, मतलब कोई से भी कुमार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे एकनाथ शिंदे या कोई भी हो। अब जैसे अजीत पवार को लेकर के बात शुरू हो गया महाराष्ट्र में, बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि अजीत पवार की वजह से हार गए। अरे भाई, अजीत पवार तो लड़े थे 4 सीटों पे, बाकी में तो आप लड़ रहे थे, तो आप क्यों हार गए बाकी सब जगहों पे? अजीत पवार तो 4 जगह लड़ रहे थे, तो अजीत पवार की वजह से आप नहीं हार गए, आप अपने कर्मों से हारे हैं। लेकिन अगर अजीत पवार भी इसको लेकर के आते हैं, अजीत पवार भी वजह को आना चाहते हैं, तो ठीक है, अजीत पवार से भी नमस्ते की जाएगी, भाई ठीक है, आप गए थे, आपने अपना काम किया था, आपको ईडी से छुटकारा चाहिए था, मिल गया आपको। अब आप अपनी राजनीति देखिए, आपका इधर कोई काम नहीं है, हम अपना काम देख लेंगे। तो ये राजनीति, ये सब लोग जो है ये बीजेपी से देखिए अलग तो होंगे ये सब, तो बीजेपी इनके काम करेगी अपना, लेकिन जब ये बीजेपी इनके ऊपर काम करेगी, ये तब आते हैं, तब इनको अगर लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि उस समय नहीं लेना चाहिए। और चूंकि अगर ये बीजेपी से अलग हो जाते हैं और ये बचाए रखते हैं अपने सांसदों को, अगर और उसके बाद ये 36 मान लीजिए अलग हो जाते हैं, तो भी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का बिना इनके भी। तो कुल मिलाकर की जो चीजें आज मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के इस समय चीजें करने की है, क्योंकि अगर इस समय आप किसी तरीके से जोड़ तोड़ से अगर सरकार बनाते हैं तो इसका जो अभी जनता का समर्थन मिला है, मुझे लगता है शायद उसमें थोड़ी सी कमी देखने को भी इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, क्योंकि ये कहा जाएगा कि आपने जोड़ तोड़ से बना दिए। जबकि है ये राजीव जी की बीजेपी जो आई है वो जोड़ तोड़ से आई है और उसने जबरदस्ती बहुत सी सीटें जीती है, जो आरोप लग रहे हैं। जोड़ तोड़ राजनीति में चलती रहती, बात यहां हम उसकी कर ही नहीं रहे हैं अमलेंदु जी। बात उस दिशा में, उस डायरेक्शन में हम इस चर्चा को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पिछले 10 साल के, और उसमें भी नफरत की जो राजनीति हुई है, उस नफरत की राजनीति का हिस्सेदार कौन कौन है ये यहां एक्सपोज होना जरूरी है। उस नफरत की राजनीति का हिस्सेदार कौन है? क्या सिर्फ बीजेपी है नफरत की राजनीति करती है, या नफरत की राजनीति नीतीश कुमार भी कर रहे हैं साथ देकर? क्या नफरत की राजनीति चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे हैं? क्या नफरत की राजनीति एकनाथ शिंदे ने भी की है? क्या नफरत की राजनीति के हिस्सेदार अजीत पवार भी हैं और ऐसे और भी सहयोगी दल हैं? यह यहां जानना जरूरी है। प्रशांत टंडन जी। जी प्रशांत जी। नफरत की राजनीति की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आएगी। पहली बात, राजीव जी, ये नरेंद्र मोदी हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब एनडीए की सरकार चलाई तो उन्होंने जो कंटेंशियस इश्यूज थे, 370 है, राम मंदिर है और यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इन 3 मुद्दों को अपने एजेंडा से बाहर कर दिया था और घोषित रूप से बाहर किया था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था जिसमें ये तीनों इश्यूज नहीं थे। उस आधार पर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और सारे लोग इनके साथ थे। नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति के बगैर उनका औचित्य ही नहीं है। वो उनका हवा पानी है, वो ऑक्सीजन है उनका। एक भी भाषण नरेंद्र मोदी का आप सुन लें चुनाव भर में जहां उन्होंने सकारात्मक बात की हो, जहां उन्होंने 2 समाजों को लड़ाने की बात न की हो, जहां उन्होंने बिलो द बेल्ट जाके विपक्ष पर हमला न किया हो, तो इस नफरत की राजनीति की पूरी जिम्मेदारी उनके सहयोगी दलों पे भी है। अगर बीजेपी आईटी सेल ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे कुछ करता है, इनके नेता नफरती बयान देते हैं, उन नफरती बयानों से लोगों की जान जाती है, लिंचिंग होती है, बजरंग दल कुछ करता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी नायडू और नीतीश कुमार दोनों पर होगी। ये जनता तय करेगी। मैं केवल नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं।
आप देखिए ना कि जैसे ही सरकार बनी, मैंने कहा था कि पहला जो आधिकारिक नीतिगत बयान आया वो ये आया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम लाएंगे, जी ऐसी की तैसी सहयोगी दलों की, एक तरीके से तो यही उन्होंने कहा। अब वो उस पर किसी तरह की कुछ बयान कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी, उसके बगैर उनकी राजनीति ही संभव नहीं है। वो विभाजनकारी व्यक्तित्व है, केवल राजनीति नहीं, उनका व्यक्तित्व विभाजनकारी है। आप उनका एक भी इंटरव्यू देख लीजिए, 80 इंटरव्यू दिए, किस इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी कोई वजनदार बात कर दी हो, ऐसी कोई नीतिगत बात कर दी जिसमें संपादकीय लिखे गए हो, या हम लोगों ने यहाँ चर्चा की हो, या देश में कहीं और चर्चा हुई हो। केवल और केवल विपक्षी दलों को, वो भी बहुत ही स्तरहीन विमर्श में वो चले जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी अगर जो भी कुछ करते हैं, उनका विभाजनकारी व्यक्तित्व है, विभाजनकारी राजनीति है। उस विभाजनकारी व्यक्तित्व की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की भी उतनी है, उतनी चंद्रबाबू नायडू की भी है, और उसकी राजनीतिक कीमत चुकाएंगे। जो भी कीमत ले ली हो सरकार बनाने के लिए, मंत्री पद वगैरह, लेकिन उसकी राजनीतिक कीमत चुकाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इनको चंद्रबाबू नायडू या एकनाथ शिंदे या फिर नीतीश कुमार, इनको आप बीजेपी से अलग करके नहीं देख सकते। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, मैं मान के चलूंगा कि ये भी हिंदू मुसलमान करते हैं। जी बिल्कुल। भाई, आप जो है वो आई विटनेस हैं, मूक दर्शक हैं, तो मूक दर्शक भी उतना ही गुनहगार होता है। आप पार्टनर इन क्राइम है तो आप भी उतने ही पार्टनर इन क्राइम है। तो इसलिए इनको अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को या दूसरे और जो भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पत्रकार हैं, इन लोगों को चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के प्रति कोई उम्मीद रख के नहीं बात करनी चाहिए कि इनकी कल को कोई रीढ़ की हड्डी निकल आएगी, वो गाएगी जो गायब हो गई है। ये रात में उठेंगे, रात में इनको सपना आएगा, सुबह सेकुलर हो जाएंगे, नहीं है। अगर बीजेपी या नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक राजनीति करते हैं तो उनका पार्टनर भी उतना ही सांप्रदायिक कहलाएगा। ये वहां के मतदाता को सोचना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इनको ऐसी कोई रियायत नहीं देनी चाहिए कि कल ये पलट जाएंगे तो ये सेकुलर हो जाएंगे, नहीं है, क्योंकि वो सोचते समझते हुए वो गए हैं। मैं अपनी बात राजीव जी करूं, अगर 2013-14 में कुछ हमारे मित्र लोग और कुछ बुद्धिजीवियों ने नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता बनाते हुए तमाम सारे लेख लिखे, उनसे मेरे सामाजिक संबंध अब नहीं है। मैं उनको उस काम के लिए कभी माफ नहीं कर सकता हूं कि जो 2002 के नरेंद्र मोदी को जानते हुए उसकी स्वीकार्यता बना रहे थे बड़े बड़े लेख लिखकर, तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी यही जिम्मेदारी जाएगी, नीतीश कुमार के भी ऊपर यही जिम्मेदारी जाएगी। इनको कोई रियायत नहीं बख्शनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार हों या एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार हों या ऐसे ओपी राजभर हों या ओम प्रकाश कुशवाहा हों, इन तमाम नेताओं या चाहे जीतन राम मांझी हो, इन राजनेताओं की सबकी अगर देखा जाए तो एक, चूंकि कुनबा एक है, एक ही जगह हैं, और इन राजनेताओं के बारे में अगर बात की जाए तो सिर्फ बीजेपी को अलग रख के क्यों की जाए, बीजेपी के साथ इनकी बात क्यों न की जाए। सुनील शुक्ला जी। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है कि इनको अलग रख के बात क्यों की जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर इस सरकार को गिराने का कोई मौका आता है जी। और ये राजनीतिक दल जो आज बीजेपी के साथ खड़े हैं और वो मदद करते हैं इंडिया दल समूह की, तो उनकी मदद ली जानी चाहिए। आज तात्कालिक रूप से देश के लिए, और उसका असर दीर्घकालिक रूप से भी होगा, एक इस सरकार को सत्ता से बाहर रखने की है। एक ऐसी सरकार जो घोर दक्षिणपंथी है, सांप्रदायिक सोच रखती है
और किसानों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ है, अगर वो सत्ता से बाहर की जा सकती है तो और ये जो ताकतें आज इस सरकार को सत्ता में रहने के लिए मददगार साबित हो रही हैं, वो सरकार से अलग होती हैं, तो उनका सहयोग लेकर के अगर इस सरकार को सत्ता से बाहर किया जा सकता है तो बाहर किया जाना चाहिए। इस बिना पर दूरी नहीं बजानी चाहिए। मुझे लगता है कि कूटनीतिक भूल होगी कि ये तो बीजेपी के साथ खड़े थे, क्योंकि मूलतः ये बीजेपी के साथ, बीजेपी की राजनीति करने वाले लोग नहीं है जी। बीजेपी की अगर राजनीति करते तो उनकी स्थिति नहीं बनती। नीतीश कुमार ने कभी भी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं होने दी, भारतीय जनता पार्टी को अपना एजेंडा लागू नहीं करने दिया। आज भी टीडीपी के साथ भी अगर आप बात करें, टीडीपी कम से कम हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं कर रहा, वह अल्पसंख्यकों से कोई दूरी नहीं बना रहा। अगर जीतन राम मांझी हैं तो जीतन राम मांझी जो दलितों की राजनीति करते हैं उससे पीछे नहीं हट रहे, वह कम से कम ठीक है, मतलब आप उस सरकार के साथ खड़े हो गए, उसका अलग और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन केवल उनकी निकटता का कारण यही सरकार के बनाने में, चलाने में वो बने रहिए। परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। गा रहे हैं, एक इस बिना पर दूरी बना ली जाए और उससे उनका सहयोग न लिया जाए, क्योंकि पहले जिम्मेदारी यह है क्या अगर इस बहस को आगे बढ़ाया जाए तो क्या जिन लोगों ने पिछले 2 चुनाव में, 3 चुनाव में, 4 चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है, उसको इंडिया दल समूह उनका वोट नहीं लेगा? कहेंगे नहीं साहब, जो लोग बीजेपी को वोट दे चुके हैं हमको वोट मत दें। ये बहस उतनी दूर जा सकती है क्या? सवाल इस बात का है कि एक स्थिति विशेष में अगर ये राजनीतिक दल बीजेपी की या एनडीए की सरकार बनाने में मदद, क्योंकि एनडीए के परमानेंट स्थायी सदस्य नहीं है, ये आते जाते रहे। यही नीतीश कुमार ने और यही टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है मोदी के लिए? मुख्यमंत्री रहते हुए भी किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया था चंद्रबाबू नायडू ने जब एनडीए के चेयरमैन होते थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन दे रहे थे? ये नीतीश कुमार ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया था? सवाल ही नहीं, सवाल है कि एक राजनीतिक जरूरत हो सकती है, किसी कारण से गया हूं, लेकिन इस बिना पर इनका सहयोग लेकर के सरकार को सत्ता से बाहर न किया जाए, यह मुझे लगता है कि यह बहुत रणनीतिक चालाकी या राजनीतिक समझदारी नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि ऐसी ताकतों को और ताकत न मिले जो दक्षिणपंथी सोच के, जो समाज को बांटने में लगे हुए हैं, जो किसानों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में सोचने के लिए तैयार नहीं है, पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने दिन सत्ता में रहेंगे इन्हीं के पक्ष में काम करेंगे और वो ताकतें कमजोर होंगी जो कम से कम सामाजिक समरसता की बात करती है, जो सामाजिक सशक्तिकरण की बात करती है, जो किसानों की बेहतरी की बात करती है। तो अगर इस सत्ता के बाहर होते हैं और सत्ता के बाहर करने के लिए इस तरह की रणनीति बन सकती हो तो मुझे लगता है कि बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, एक ये वैलिड पॉइंट ये भी है और इसीलिए इस चर्चा में अलग अलग बिंदु, अलग अलग पॉइंट्स आते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी कहा जाता है कि पॉलिटिक्स 2+2=4 नहीं, बल्कि यहाँ पॉलिटिक्स में केमिस्ट्री चलती है, तो केमिस्ट्री को बनाने की जरूरत। अनिल सिन्हा साहब, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो है, ये मैं सुनील जी से सहमत हूं कि सरकार अगर बनाने की नौबत आए और अगर वो इसके लिए वो ऑफर करते हैं, मदद करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक्सपोज करने वाली बात आपने कही, उनकी राजनीति को एक्सपोज करना ही जरूरत है। आज इसलिए इंडिया गठबंधन यहाँ तक पहुंचा है या लोगों ने वोट दिया, क्योंकि हमने मतलब सारे लोगों ने, आप हो या विपक्ष हो, उसने ये जो एनडीए जिसको आप बोलते हैं, उसमें नीतीश कुमार और सब लोग शामिल हैं, उनकी जो ये पॉलिटिक्स है उसको एक्सपोज किया। ये एक्सपोज होना चाहिए कि किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, और ये एक्सपोज करना वो जन दबाव का हिस्सा है जिसकी वजह से वो इधर मतलब चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज करना उनका मामला है, लेकिन उन पर दबाव बनाते रहना चाहिए और एक्सपोज जरूर करना चाहिए। एक्सपोज अब जैसे अब दूसरा है क्या कि कोई स्टैटिक चीज नहीं होती। अगर नीतीश कुमार अगर आज आते हैं यहाँ और वो जो उन्होंने अभी तक जिस तरह से साथ दिया इस बीच में नरेंद्र मोदी को, उसके बारे में तौबा करते हैं,
तो ये उनकी पॉलिटिक्स में चेंज है, उसको वेलकम किया जा सकता है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पॉलिटिक्स को एक्सपोज तो करना ही चाहिए ना कि ये आप क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और ये भी आपको बताना जरूरी है कि इस तरह के जो लोग हैं जो बीच में रहते हैं वो ज्यादा डैमेज करते हैं। आज बीजेपी अगर बिहार में अगर मौजूद है तो इसीलिए मौजूद है कि नीतीश कुमार उनको 20 साल तक खींच कर ले गए। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बिहार की जो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है वो इस बात का है कि लेफ्ट मूवमेंट अब मतलब कल हो सकता था कि इस स्थिति में होता CPI-ML होती या क्या कहते हैं CPM होती कि उनका RJD कांग्रेस इनका एक लेफ्ट प्रोग्रेसिव अलायंस का ये हो सकता था, सत्ता हो सकती थी। नीतीश कुमार ने बीच में रह करके कंफ्यूजन करके, जैसे अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित में कई जातियां हैं और साथ में मुसलमान का एक तबका है, उसको भ्रम में रखा उन्होंने। और मदद किसको की? बीजेपी को मदद की दिल्ली में रहने के लिए, बिहार में रहने के लिए, सत्ता में। तो इसलिए इस राजनीति को एक्सपोज करना, आप जैसे अभी देखिए कितना डूबियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, ये लोगों को बताना जरूरी है। वहां उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की है, उनके वो मैनिफेस्टो में है, उन्होंने उसमें उनको अनुदान देने की बात की है, सारा कुछ उन्होंने मुसलमानों के लिए ढेर सारे वादे किए हैं। सरकार में उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। और गले किसको लगा रहे हैं? जो कि हिंदू मुस्लिम करने वाला नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो RSS की आप बात कर रहे थे, या ये उसकी यही लाइन है। अभी उसने कहा कि वोट जिहाद के कारण उज्जवल निकम हार गए, ये किरीट सोमैया का बयान है। वो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स को अभी मोदी को टिकाने के लिए और उनके जो घोटाले हैं उस पर पर्दा डालने के लिए, और इसके लिए अब नया एक मतलब मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। और आज और चंद्रबाबू नायडू कहेगा क्या क्या मुसलमानों के पक्ष में है, हम तो आपके साथ हैं, और वहां जो है मोदी से गलबैया करेगा और उनकी सरकार को टिकाएगा और वहां से पैसे लाएगा, क्या कहते हैं करने के लिए चंद्रबाबू लाएंगे अगर, तो इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये है क्या कि अगर वो इस पॉलिटिक्स को छोड़ते हैं तो ठीक है, ये तो लोकतंत्र है, और दूसरा कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें तो नंबर्स और ये जो काम करता ही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के तुरंत बाद एक शानदार इंटरव्यू आपके सामने हम लेकर आएंगे और कैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बन गई इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, वो जानेंगे। और कैसे एक नेता बचपन से आगे बढ़ता है और वो सांसद की कुर्सी तक पहुंचता है, ये सब कुछ आप उसी की जुबानी सुनेंगे। लेकिन थोड़ा सा इस चर्चा के बाद आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। संजय जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं एज अ क्लोजिंग कमेंट कि क्या आपको लगता है कि यहां से जो बात कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे कि सरकार कभी भी गिर सकती है, उसमें दम है? थियोरेटिकली है, बिल्कुल है, लेकिन जो बीजेपी की तैयारियां हैं या नरेंद्र मोदी की जो तैयारियां हैं, उससे लगता है कि वो संभाल ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे कैसे जी? अभी इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का बताया, अनिल जी ने व्हाट्सएप पे घूम रहा है कि इंडिया का गठबंधन ने सरकार बनाने की कोशिश क्यों नहीं की। हम सब लोग जानते हैं वो फर्जी खबर है, वो कहाँ आप पढ़ रहे हैं? हम नहीं पढ़ रहे, वो खबर नहीं है, वो ट्रोल, वो इनका जो IT सेल है वो है, और बड़े बड़े लोग उसको शेयर कर रहे हैं संजय जी। वही मैं कह रहा हूं कि पब्लिक को ये बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने कोशिश ही नहीं की, जबकि नंबर्स नहीं थे उसके पास, इसलिए कोशिश नहीं की। वो एक सिद्धांत का मामला था, तो सिद्धांत को स्वार्थ के आगे कमजोर किया जा रहा है, जबकि सिद्धांत बड़ी चीज है और स्वार्थी होना बहुत ही बुरी चीज है। तो इस तरह से जो मीडिया पूरी तरह से अभी भी सरकार और बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन तक चला पाएंगे, लेकिन अगर कुछ दिन चला लें और क्योंकि कोई अभी तुरंत कोई चुनाव नहीं चाहेगा, और अगर इंडिया गठबंधन सरकार इन लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार गिरेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत नहीं गिरेगी, क्योंकि अभी तो चुनाव हुए थे, तुरंत चुनाव होंगे नहीं। और अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा नहीं, बनाना नहीं है उसको, तो फिर से चुनाव होने, तो 6 महीना साल भर बाद सरकार गिरेगी। लेकिन गिरेगी थियोरेटिकली सही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ये लोग कुछ दिन बचा ले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दिन बचा लें तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन कितने दिन
ये एक बड़ा सवाल है और उन सवालों के बीच बहुत सारी बातें यहां और हमारे पैनल में ही देखिए सबके अपने अपने विचार हैं और बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं। पॉलिटिक्स जो है वो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में कुछ भी आप मिलाते हैं तो कोई तीसरी चीज वहां पर आपको बनते हुए दिखाई देती है और यही है क्या इस पॉलिटिक्स में भी क्या इंडिया और एनडीए के बीच जो घमासान है, इस घमासान को आने वाले समय में हम और देखेंगे। क्या इंडिया का कुनबा और बढ़ेगा और क्या एनडीए का कुनबा टूटेगा, ये भी देखेंगे। तो बहुत कुछ देखना अभी बाकी है और आने वाले समय में इस पे हम खूब चर्चा करेंगे। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।